हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जेईई टेस्ट सीरीज का सैंपल पेपर 1 का आगे के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इन फर्स्ट केस कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन टेम्परेचर 300 Kelvin and 100 Kelvin। इन द सेकेंड केस एज शोन इन द फिगर, ये सेकेंड केस है। फर्स्ट केस का सिंपली फिगर ये है, ये 300 Kelvin है और नीचे 100 Kelvin। ये सोर्स है, ये सिंक है, ये इंजन है। यहाँ से हीट लिया, इसको ट्रांसफर किया और कुछ काम किया। In second case, as shown in the figure, a combination of two engines is used. The efficiency of this combination in second case will be what? Usually जब हम कार्नोट इंजन की बात करते हैं, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है और इंजन सोर्स से हीट को लेता है। Q1 लिया, Q लिया, कुछ काम किया और कुछ हीट जो है सो यहाँ से Q1 लिया और Q2 जो है सो उसको कहेंगे सिंक को ट्रांसफर कर दिया। इसके जगह पर अब जो है सो एक कास्केडिंग इंजन है। यहाँ पर दो इंजन है, एक सोर्स यहाँ पर 300 Kelvin है, 100 Kelvin है, लेकिन बीच में एक और सिंक रिजर्वायर ले लिए हैं जो 200 Kelvin पर है और एक इंजन बिटवीन 300 Kelvin और 200 Kelvin के बीच में काम कर रहा है, इंजन 1। कुछ हीट यहाँ से लिया, कुछ हीट यहाँ ट्रांसफर किया और कुछ काम कर लिया। दूसरे इंजन ने यहाँ से हीट लिया, कुछ काम कर लिया, इसको W2 कहते हैं, और जो रेस्ट हीट है उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि जितना हीट फर्स्ट इंजन ने ट्रांसफर किया था सिंक को, उतना ही हीट इंजन 2 ने अपने सोर्स से लिया। ये जो सेकंड केस में जो एफिशिएंसी है वो कितना होगा? सेकंड केस में जो एफिशिएंसी है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है इस तरह के कास्केडिंग सिचुएशन में, ईटा इक्वल टू ईटा1 प्लस ईटा2 माइनस ईटा1 ईटा2। ये फॉर्मूला है, इसे याद रखने की जरूरत है। हम इसका डेरिवेशन बता देंगे कि ऐसा क्यों आता है, लेकिन कास्केडिंग के सिचुएशंस में ये सीरीज जैसा है, इसको कास्केडिंग कहते हैं। इंजन से तो जो टोटल एफिशिएंसी है वो होता है सबका इंडिविजुअल एफिशिएंसी माइनस प्रोडक्ट ऑफ देयर एफिशिएंसी। यहाँ पर ईटा1 कितना है? ये दोनों के बीच में 1 माइनस, ये कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी है 1 माइनस टी सिंक, जिसको T2/T1 कहते हैं। इस केस में 1 माइनस T2 कितना है? छोटा टेम्परेचर, वो भी केल्विन में 300, तो ये हो गया 1/3। ईटा2 इसके लिए ये कितना है? 1 माइनस T2 प्राइम बाय T1 प्राइम। T2 प्राइम मीन्स ये 100 Kelvin और T1 प्राइम मीन्स ये 200 Kelvin। ये T1 प्राइम और T2 सेम है, ये हो गया हाफ। तो इस फार्मूला से ईटा कितना हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/3 टाइम्स 1/2। ये कितना हो गया? 5/6 माइनस 1/6, सो 4/6 मतलब 2/3। ये केस 2 है और ये केस 1 में एफिशिएंसी कितना आया था वो तो कैलकुलेट नहीं किए हैं, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको हम 2 कहते हैं केस 2 के लिए, और केस 1 के लिए ये तो सिंपल एक कार्नोट इंजन है, तो इसका एफिशिएंसी होगा 1 माइनस T2/T1। T2 यहाँ पर 100 Kelvin है और T1 300 Kelvin है, तो 2/3 आया। तो इस केस में जो एफिशिएंसी है 2/3 है, सेकंड केस में भी एफिशिएंसी 2/3 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेम एज द फर्स्ट केस, ये सही है। अब क्वेश्चन है कि ये फार्मूला कैसे आया, उसको देख लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन का सेकंड केस में जो
कार्नोट इंजन है उसका जो कॉम्बिनेशन है उसका एफिशिएंसी कितना होगा। एफिशिएंसी होता क्या है पहले कार्नोट इंजन का, कितना उसने वर्क डन किया और कितना हमने हीट दिया, ये दोनों का रेशियो। पहले मैंने कितना हीट प्रोवाइड किया उसे, कितना हीट मैंने प्रोवाइड किया Q1, और कितना उसने वर्क डन किया है इस केस में W1 एंड W2। Q1 हीट प्रोवाइड किया, इसको सेपरेट कर लेते हैं। ये W1/Q1 फर्स्ट इंजन के लिए देखते हैं। फर्स्ट इंजन को हमने जो हीट प्रोवाइड किया और इसने कुछ काम किया, ये तो उसका एफिशिएंसी हो गया। सेकंड में W2 काम किया और उसको कितना हीट प्रोवाइड किया Q2। तो यहाँ Q2 के टर्म में लिख लेते हैं, Q2 तो है नहीं, ऐसे लिख लेते हैं Q2, इस तरह से फैक्टर आउट हो गया। एक्चुअली वही चीज़ है, लेकिन ऐसा हमने इसलिए लिखा कि तब हमें सेकंड इंजन का एफिशिएंसी मिल जाएगा। ये सेकंड इंजन का एफिशिएंसी है, इतना हीट प्रोवाइड किया और उसने इतना काम किया ईटा 2। और ये Q2/Q1 क्या होता है, ये होता है T2/T1। यहाँ देख लीजिए Q2 जो है कौन सा हीट है, Q2 जो हीट लिया या दिया जा रहा है वो 200 केल्विन के रिजर्वेयर से है और Q3 100 केल्विन के रिजर्वेयर से है। यदि इसका टेम्परेचर T2 इसको T3 के हैं तो कार्नोट साइकिल में एक रिलेशन होता है कि Q2/Q1 ये जिसके साथ अटैच्ड है जिस रिजर्वेयर का, उसका टेम्परेचर केल्विन स्केल में Q1 जो हीट लिया या दिया जा रहा है वो जिस रिजर्वेयर से अटैच्ड है उसका टेम्परेचर केल्विन स्केल, वैसे ही Q2। तो यहाँ पर T2/T1 आ गया। और T2/T1 क्या है, ये एफिशिएंसी यदि हम देखें, एक सेकेंड, Q2/Q1 ये Q2 यहाँ है और Q1 यहाँ है, ये T1 है, ठीक है। और इसको हम देखें तो 1 माइनस T2/T1 कहते हैं, राइट। तो T2/T1 का वैल्यू कितना हो गया यहाँ से 1 माइनस ईटा। तो ये जो वैल्यू है Q2/Q1 का वो हो गया, या T2/T1 का 1 माइनस ईटा, इसके जगह पर 1 माइनस ईटा लिख सकते हैं। ईटा वन लिखना होगा, राइट, क्योंकि फर्स्ट इंजन Q2 T1 और T2 ये एसोसिएटेड है विथ फर्स्ट इंजन, तो एफिशिएंसी फर्स्ट इंजन का है। ईटा का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, ईटा यहाँ लिख रहे हैं वो कॉम्बिनेशन का। इसको यदि हम मल्टीप्लाई करें ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2, तो ये फार्मूला आ गया इस तरह से। यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कि जितना हीट इंजन 1 सिंक को रिलीज करता है उतना ही हीट इंजन 2 अपने सोर्स से एब्जॉर्ब करता है। सो इसके पास कुछ भी एक्यूमुलेट हीट नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता कि ये जो Q2 है वो यहाँ से जो हीट लिया जा रहा है उस Q2 से ज़्यादा हो जाए, मतलब यहाँ से और भी ज़्यादा हीट लिया जाए तो ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगा। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। यदि ऐसा होता तो हमारे पास एक परपेचुअल मशीन होता है, इंजन होता है, जिससे बिना कुछ किए ही जस्ट एक सिंक और सोर्स ले लेते और इंटरमीडिएट में बहुत सारे रिजर्वेयर रखते थे और हमारा एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाता। ये हो सकता है कि यहाँ से Q2 हीट एब्जॉर्ब ना करे बल्कि इससे कम करे और तो एफिशिएंसी और भी कम हो जाएगा। लेकिन ये कार्नोट साइकिल है, कार्नोट इंजन है, और कार्नोट इंजन जैसे कि आपको पता है पेपर पर होता है और उसका वो परफेक्ट होता है, तो उस केस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कार्नोट इंजन है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में Q2 जितना भी यहाँ पर फर्स्ट इंजन ने रिलीज किया है अपने सिंक को, दूसरे इंजन ने वो पूरा का पूरा हीट एब्जॉर्ब कर लिया है। ये भी पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं है, लेकिन चूँकि कार्नोट है इसलिए पॉसिबल है। और तब इस कास्केडिंग इंजन का एफिशिएंसी आया वो हो गया ईटा1 प्लस ईटा 2 माइनस ईटा 1 ईटा 2। तो ये क्वेश्चन इस तरह से था कास्केडिंग
कार्नोट इंजन से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cylinder of radius r is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r. So सबसे पहले एक सिलेंडर है, इसका रेडियस है, ठीक से बनाते हैं, r, और ये सराउंडेड है दूसरा सिलेंडर से, ठीक नहीं है लेकिन जो भी है, अंदर का रेडियस r है और बाहर का रेडियस 2r है। ये अंदर का है और ये बाहर का है सिलेंडर। सो ये हॉलो सिलेंडर है और उस हॉलो सिलेंडर में परफेक्टली फिट हो रहा है इनर सिलेंडर। तो दो सिलेंडर इस तरह से है, बड़ा सिलेंडर जो हॉलो है उसमें अंदर में छोटा सा सिलेंडर जो परफेक्टली फिट कर रहा है, क्योंकि इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r है। 2r आउटर साइड का और इनर दोनों का r है, बाहर वाले का जो इनर रेडियस है वो r है और इसका तो r है। तो इस तरह से परफेक्ट फिट है, कुछ भी गैप नहीं है इसमें। आगे लिख रहा है कि द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसका K2 है। Assuming no loss of heat, the effective thermal conductivity of the system for heat flowing through the length of the cylinder, ये लेंथ है, तो इधर जो हीट फ्लो कर रहा है उस केस में इसका इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगा। यहाँ पर हम कहते हैं इसको T1 टेम्परेचर पर रखते हैं, T2 टेम्परेचर पर रखते हैं इसको, और इसके बाद इसमें से हीट फ्लो करता है और मुझे बताना है कि इसका इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। इनर सिलेंडर का कंडक्टिविटी K1 है, दूसरा बाहर का K2 है। तो इसको कैसे बनाएं। यहाँ पर जो हीट कंडक्ट होता है उसके लिए जो फॉर्मूला है, जो रेट है ऑफ हीट कंडक्ट, वो होता है प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक सिंपल एक मटेरियल के लिए बात कर रहे हैं, ये प्रोपोर्शनल होता है एक्चुअली, इसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका, और एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एरिया रहेगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो करेगा, रेट उतना ज़्यादा रहेगा। और ये जितना इसका लेंथ यदि बहुत ज़्यादा रहा तो ये उतना हीट फ्लो नहीं कर पाएगा, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। ये जो लेंथ है ये जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा हीट फ्लो कर पाएगा, क्योंकि ये रेसिस्टेंस, इसमें कुछ तो रेसिस्टेंस होगा और जितना ज़्यादा लंबा होगा रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। अब इसी को यहाँ पर हम देखें, ये जो है इस तरह से ये जो है सो पोटेंशियल डिफरेंस की तरह है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो कर रहा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस को यदि हम लिखें यहाँ पर तो ये आता है del Q बाय T del T टाइम्स L, इसको x कहते हैं वो ठीक रहेगा, L की जगह पर x कहते हैं। तो T2 माइनस T1 इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ आता है del Q बाय del T टाइम्स x बाय, यहाँ तो कभी भी प्रोपोर्शनल है, इसको तो हटाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल का साइन चला जाएगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय K, ये ठीक है। अब टेम्परेचर डिफरेंस है, आपको पता है कि यदि हम बात करें करंट का, यहाँ पर कुछ वोल्टेज डिफरेंस होता है VA माइनस VB, और इसमें कुछ करंट फ्लो करता है, तो एक रेजिस्टेंस है यार, वहाँ पर हम लिखते हैं जो वोल्टेज है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो करंट टाइम्स कोई रेजिस्टेंस। यहाँ एग्जैक्टली सेम करने वाले हैं, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पर हमने टेम्परेचर डिफरेंस दिया और तब ये हो गया कोई करंट, इसको करंट कहते हैं। यहाँ करंट में क्या चार्ज फ्लो कर रहा था, यहाँ जो फ्लो कर रहा है वो हीट है। चार्ज फ्लो पर सेकेंड जो करंट है, यहाँ हीट फ्लो पर सेकेंड, इसको करंट कहेंगे, हीट करंट कहेंगे। तो उसको हम आई कर रहे हैं यहाँ पर आई जो है सो हीट करंट है। जब करंट कहते हैं तो यूजुअली इलेक्ट्रिकल करंट समझ में आता है, लेकिन ये करंट जो है सो किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे पानी में मटेरियल का करंट है जिसको रिवर में रिवर करंट कह सकते हैं।
टाइम्स बाकी जो बच गया उसे हम आर कह देंगे, इसको आर नीचे लिखते हैं यहाँ। एग्जैक्टली हम इसको कॉपी कर रहे हैं, v इक्वल टू आई आर, तो आर यहाँ हो गया। तो इस हिसाब से आर कितना आया, आर आया x बाय के ए। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, ये थर्मल रेजिस्टेंस इसको कहेंगे। ये थर्मल रेजिस्टेंस वो सारे फॉर्मूला फॉलो करता है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस फॉलो करता है। यदि सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसके सम के इक्वल होता है, यदि पैरेलल में है तो इन्वर्स रेजिस्टेंस जो है उसका सम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इन्वर्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो मटेरियल है जिससे होकर करंट हीट करंट फ्लो कर रहा है, और ये दोनों पैरेलल में है। ये दोनों का एक ही टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर है और दूसरा ही दूसरे टेम्परेचर पर है। इसका मतलब है यहाँ पर K1 और K2 दोनों जो है सो पैरेलल है, ये पैरेलल में है। और पैरेलल में है तो पैरेलल के लिए हम कैसे करंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R ये R इक्विवेलेंट है, R1 लिख लेते हैं K1 वाला। R1 कितना है, x बाय के, तो यहाँ K1 बाय x लेंथ वो तो सेम है। ये एरिया कितना है इसका, पहले का एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो तो दिख रहा है, इसका रेडियस r है तो पाई r स्क्वायर प्लस दूसरा है उसका K2 टाइम्स एरिया। अब इसका दूसरा का एरिया क्या है, ये जो बच गया सो ये बड़ा वाला जो सर्किल यहाँ पर है इसको हम यहाँ बनाते हैं एक बार फिर। ये जो है सो अंदर वाला सिलेंडर का एरिया है और ये जो बचा हुआ है वो बाहर वाला है। तो बाहर वाला पाई 2r स्क्वायर है, पाई 2r स्क्वायर, अब उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे पाई r स्क्वायर अंदर वाला। तो अब जो बच गया वो सेकेंड जो रेजिस्टेंस मटेरियल है उसका एरिया हो गया, डिवाइड करना होगा x से। x तो दोनों का सेम है, x में से लेंथ वो सेम है। r इक्विवेलेंट को भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं, ये k इक्विवेलेंट हो गया। एरिया, अब एरिया तो टोटल एरिया हो गया इसके लिए पाई 2r स्क्वायर। इक्विवेलेंट का मतलब है सेम डायमेंशन का हम दूसरा मटेरियल ला के रखते हैं और उसके बाद एवरीथिंग सेम रहता है। जितना हीट करंट यहाँ फ्लो कर रहा था जिस रेट से, वही रेट से वो तब भी फ्लो करेगा। लेकिन मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना रखें कि ये डायमेंशन बगैर चेंज किए हुए हमें एक्जैक्टली सेम सिचुएशन मिले, जो हीट फ्लो हो रहा है उसका जो रेट है वो सेम रहे। तो यहाँ पर डायमेंशन सेम है तो ये एरिया हो गया पाई 2r होल स्क्वायर और उसके बाद में x यहाँ, राइट, क्योंकि लेंथ सेम है। तो ब्लैक में लिखते हैं K1 पाई r स्क्वायर x प्लस पाई, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर चला गया तो 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं और पाई भी चला गया इधर से, इसमें k इक्विवेलेंट टाइम्स 2 दूनी 4, इधर क्या हुआ K1 r स्क्वायर हर जगह से चला गया, यहाँ पर 3 K2 भी यहाँ लिखना भूल गए, कहीं K2 है। तो इस हिसाब से अब k इक्विवेलेंट कितना आया, K1 प्लस 3K2/4, यही इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी है। कौन सा ऑप्शन सही है, K1 प्लस 3K2/4, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन है उसको कम्प्लीटली हम रेजिस्टेंस के फॉर्म में बनाते हैं, क्योंकि ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट है। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पर चार्ज फ्लो करता है, तो चार्ज पर फ्लो जिसको कहते हैं करंट, यहाँ पर हीट फ्लो करता है, हीट करंट है यहाँ पर। और इस फॉर्मूला में बैठाने के बाद जो बच गया वो रेजिस्टेंस का काम करता है।
ये कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस में आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो है सो थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का इन्वर्स होता है, यहाँ भी इन्वर्स है। एक्चुअली आप इसे देखो तो मैच करा के यहाँ से रो एल बाय ए से कितना मैच करता है, एल ये भी एल है, ठीक है, और 1/k ये कंडक्टिविटी है, उसका इन्वर्स उसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं। यहाँ पर भी इसको हम हटा के 1/सिग्मा कर सकते थे, वहाँ पर भी सिग्मा करते हैं ना, रो इक्वल टू रो एल बाई ए, और रो जो है सो 1/सिग्मा एल बाई ए, एग्जैक्टली सेम फार्मूला है, सब कुछ सेम है। तो बहुत हम आसानी से यहाँ पर वो सारे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल करंट के लिए करते हैं, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस के लिए करते हैं। और उसके बाद में हमें यदि इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना हो तो इससे काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर तो ये पैरेलल में था। यदि क्वेश्चन कुछ ऐसा होता कि ये दो टेम्परेचर है T1 पर T2 पर, और मान लीजिए सिलेंडर ही है या और भी स्लैब है, कुछ भी है, और 3 ठो यहाँ पर हम डाल सकते थे K1 K2 K3, और इस तरह से अब हीट इधर से फ्लो कर रहा है ना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। अब ये सीरीज में हो गया, अब ये सीरीज में है, तो सीरीज में हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, R1 प्लस R2, 2 ही रखते हैं, 3 अभी नहीं लेते हैं, याद रखना है तो रखिए, कोई बात नहीं, प्लस R3 हो जाएगा। R कितना है, R है x बाय k, इक्विवेलेंट के लिए है a। अब ये एरिया देखना पड़ेगा, इसका जो एरिया है सबका सेम है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्लैब है इसका एरिया, जो सेकेंड और थर्ड स्लैब है सबका एरिया जो है जिससे उनका करंट पास कर रहा है, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, वो सेम है हर जगह। लेकिन क्या सेम नहीं है, ये x हर जगह सेम नहीं है, ये x टोटल है, और यहाँ पर हम इसको x1 कहें, पहला का जो विड्थ है, इसको x2 कहें, इसको x3 कहें। तो यहाँ पर जो सो तीनों का सम हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 टोटल लेंथ। और फर्स्ट केस में यहाँ पर ये x1 हो गया, इसका विड्थ, इधर से लेंथ, एक्चुअली लेंथ, इधर हीट करंट फ्लो कर रहा है, K1 एरिया सेम है, x2 K2 एरिया सेम है, K3 एरिया सेम है, एरिया सेम है तो हटा दिए हर जगह से। तो यहाँ से में क्या आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय k इक्विवेलेंट इक्वल टू ये सारे x1, सीधे ऐसे लिख देते हैं, xi बाय ki, i जो है सो इस केस में 1 to 3 जा रहा है, और यहाँ से k इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ये हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3, इसको सम ओवर xi कर देते हैं, इससे टोटल लेंथ जो है i 1 to 3 है इस केस में, होल डिवाइडेड बाई वाला नंबर जो है xi बाय ki, i गोइंग 1 to 3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट निकल जाएगा यदि ये इस सिचुएशन में हो। ये 3 मटेरियल है, 3 स्लैब है, इस केस में सिलेंडर नहीं चलेगा क्योंकि सिलेंडर में यहाँ गैप हो जाएंगे, तो यहाँ पर स्लैब रखना पड़ेगा। 3 स्लैब है, स्लैब नंबर 1 2 3, 1 2 3। तो सीरीज के केस में ऐसे बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लाइट से है और एक्चुअली प्रीत से। ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, यहाँ पर 3 कलर इसमें है मिक्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इज इंसिडेंट ऑन ए राइट एंगल प्रिज्म, ये 90 डिग्री है। The refractive indices of the material of the prism for the above red, green and blue wavelengths are all these numbers। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर, वो कुछ इस तरह से डिपेंड करता है, a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर, इस तरह से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एक फंक्शन है लैम्डा का। सो लैम्डा मीन्स डिफरेंट कलर, सो डिफरेंट कलर के लिए
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास मटेरियल है या पानी के लिए भी ले सकते हैं, हर किसी का जहाँ आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। तो यहाँ पर रेड ग्रीन के लिए दिया हुआ है, रेड का सबसे कम है और ब्लू का सबसे ज़्यादा है। जिसका सबसे ज़्यादा है वो उसको उतना ज़्यादा बेंड करेगा और इसी वजह से प्रिज्म जो है सो स्पेक्ट्रम बनाता है, वो डिफरेंट कलर को स्प्लिट करता है, क्योंकि ये वेवलेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है फॉर डिफरेंट कलर्स, और इस वजह से वो डिफरेंट अमाउंट जो है में उसको डेविएट करता है। यदि सारे के सारे सेम अमाउंट से डेविएशन मिलता तो वो फिर मिक्स हो जाते हैं, उसमें कोई स्प्लिट नहीं हो पाता। वापस यहाँ आते हैं तो इसके बाद सवाल कर रहा है कि द प्रिज्म विल सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर्स, और कौन कौन सा कलर सेपरेट होगा नहीं होगा। आप यहाँ देखिए ये नॉर्मली फॉल कर रहे हैं और एक एंगल 45 डिग्री दिया, टेक्स्ट में नहीं लिखा लेकिन जब इमेज दे दिया है उसमें 45 डिग्री है तो 45 डिग्री है, और यहाँ पर वो सारे कलर आ रहे हैं और 90 डिग्री पर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है क्योंकि नॉर्मली आ रहे हैं। तो एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये नॉर्मल आए इधर से, और इस पर जो नॉर्मल है एंगल ऑफ ये जो रिफ्लेक्स इंसिडेंस जो सेकेंड इस AC पर जो है वो कितना है, इसको I कहते हैं, वो कितना हो रहा है, 45 डिग्री है, और तो ये भी 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हुआ क्योंकि 90 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री हो गया, I जो है सो 45 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस AC सरफेस पर 45 डिग्री है। अब सवाल ये उठता है कि A इधर से रिफ्लेक्ट करेगा या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसको जानने के लिए हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल पता करना पड़ेगा। जो क्रिटिकल एंगल है जितना देर हायर मीडियम से, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से जब हम रेयर मीडियम में जाते हैं, इसका μ1 μ2, μ1 बड़ा है μ2 से, मतलब ये डेंस है ये रेयर है। यहाँ से होकर जब हम जाते हैं तो क्या होता है, ये थोड़ा इधर जाता है, नॉर्मल से दूर जाता है, और यदि एंगल बढ़ा देंगे तो और थोड़ा दूर हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब वो पूरे इस यहाँ से निकल जाएगा। इस एंगल को हम कहते हैं θc, क्रिटिकल एंगल, और उससे यदि हम थोड़ा भी ज़्यादा देंगे तो ये पूरा यहाँ से निकलेगा, इधर कोई लाइट नहीं। ये जितना बड़ा एंगल है उतना ही बड़ा एंगल यहाँ भी बनेगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये पूरा गैप है, ये शैडो है, तो वो यही एंगल हमें निकालना है। और इसके लिए क्या फॉर्मूला है कि sin θc इज इक्वल टू 1/μ। अब म्यू तो डिफरेंट है यहाँ पर डिफरेंट कलर्स के लिए, हम देखते हैं कि किस म्यू के लिए ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45 डिग्री। ये एंगल हम पहले दे दिए कि हम मान लिए कि ये जो I है यही हमारा θc है, तो कितना म्यू आता है, 1/√2, मतलब √2 आया 1.414। यदि म्यू इससे ज़्यादा हुआ, √2 से ज़्यादा हुआ, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना होगा, यहाँ पर देखिए म्यू पे ज़्यादा है तो, या यहाँ से देख सकते हैं म्यू ज़्यादा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कम पड़ जाएगा, ये कम हो जाएगा 45 डिग्री से। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल वो 45 डिग्री से कम हो गया और हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 45 डिग्री है, इसका मतलब वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन दिखाएगा, जिसका म्यू √2 से ज़्यादा है। तो म्यू √2 से ज़्यादा कौन है, एक ये है और एक ये है, ये दोनों टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए म्यू को √2 होना पड़ेगा। तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री। तो ये दोनों कलर जो है, अब यहाँ पर ये 45 डिग्री ऑलरेडी है, तो 45 डिग्री इधर से भी, मतलब कम्प्लीटली एकदम सीधे नीचे उतर जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला है,
क्योंकि ये 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस BC के लिए 0 है, जो सीधे बाहर आ जाएगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, केवल रेड जो है सो इधर जाएगा, ये रेड इधर जाएगा, और ब्लू और वायलेट ये सब यहीं पर साथ में मिक्स है। तो सेपरेट कौन हुआ? केवल रेड सेपरेट हुआ, ब्लू और वायलेट एक साथ में है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में रेड जो है, रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर, ये सेपरेट हो गया। तो ये था क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बस यही यूज किया गया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ का एक फंक्शन है। सो इसलिए डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस AC पर है वो 45 डिग्री में पता है, तो हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है। वो क्रिटिकल एंगल यदि 45 डिग्री या इससे कम होने के लिए म्यू को कितना होना पड़ेगा, उसके लिए म्यू को स्क्वायर रूट 2 या उससे ज़्यादा होना पड़ेगा। ये दोनों के लिए उससे ज़्यादा है, मतलब उन दोनों के लिए यहाँ पर क्रिटिकल एंगल कम है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में इतना जाएगा, और ये नहीं जाएगा तो ये सेपरेट हो गया बाकी दूसरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लाइट से है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिया ऑफ लाइट फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, इधर डेंसर है, इधर रेयर है। डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स ए रेयर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये I दिया हुआ है, याद है। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये रिफ्लेक्टेड है और ये रिफ्रैक्टेड है, ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है विथ ईच अदर। ये रिफ्लेक्टेड ऊपर लिख देते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट कर गया और ये रिफ्रैक्ट कर गया। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शंस आर R एंड R प्राइम, ये R है और ये R प्राइम। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। द क्रिटिकल एंगल इज, क्रिटिकल एंगल बताना है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल है, जितना बड़ा एंगल यहाँ रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उससे ज़्यादा हुआ तो ये रिफ्लेक्शन नहीं होगा। आप यहीं पर देख सकते हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो नॉर्मल से दूर जा रहा है। यदि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा देंगे तो और दूर चला जाएगा, और बढ़ाएंगे तो और दूर जाएगा, और एक समय में इधर से निकलेगा। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये होगा उसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, वही निकालना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ लगाते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। ये जो मीडियम है इसको हम μ1 कहते हैं, इसको μ2 कहते हैं। μ1 बड़ा है μ2 से क्योंकि वो डेंसर है, ठीक है। तो μ1 कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन जो भी है, इस साइड में एंगल जो है वो I है, साइन I। दूसरा साइड में आए, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है, और साइन यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या रिफ्लेक्शन जो भी है R μ2 साइन R कितना है, ये R प्राइम एक्चुअली है ना, R प्राइम होगा। ये R प्राइम कितना है, R प्राइम जो है सो 90 डिग्री माइनस R है। ये तीनों एंगल को आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री आएगा। R प्राइम प्लस 90 डिग्री प्लस R इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब है R प्राइम इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस R। यहाँ पर 90 डिग्री माइनस R रखिए, ये कितना हो गया, cos R, इधर μ1 इज इक्वल टू साइन I। अब यहाँ पर I और R ये दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक ये दोनों एंगल सेम होंगे। सो I और R दोनों सेम है, तो R को जगह हम आपकी I लिख दिए, सिंस I इक्वल टू R। μ1 बाय μ2 ये कितना हुआ, cos I बाय sin I मीन्स cot I, राइट। अब यहाँ पर हमें पूछा क्या गया है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको क्या होता है, क्रिटिकल एंगल के लिए हम कहते हैं साइन थीटा C इक्वल टू 1 बाय म्यू, म्यू हायर का
म्यू मतलब किस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर तो दो मीडियम है। जब यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिटिकल एंगल एक मीडियम के लिए केवल, ये देखो यहाँ से आगे वो एंगल हमारा है थीटा सी, तो हम केवल इस मीडियम की बात करते हैं जो हायर में है। तो हायर मीडियम में μ1 है, लेकिन μ1 विथ रेस्पेक्ट टू अदर, ये एयर रहता है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो यहाँ म्यू या को μ/1 को म्यू लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस केस में जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से अलग है तो दोनों को लिखना पड़ेगा। तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू मीन्स डिवाइडेड बाय, विथ रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम 2, मतलब μ2/μ1 आया। और μ2/μ1 क्या है, μ1/μ2 कॉट आई है तो ये 10 आई हो गया। और यहाँ से आप थीटा सी देख सकते हो आराम से, साइन थीटा सी इजकल टू 10 आई है, तो थीटा सी इजकल टू साइन इनवर्स 10 आई। ये हो गया आपका आंसर। आप ढूंढिए इसमें से, आई तो है 10 आई कहीं है, 10 आई तो इधर नहीं है, साइन इनवर्स 3 में है, साइन इनवर्स 10 आर है, तो आर भी हो जाएगा क्योंकि आई और आर तो दोनों सेम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से आई और आर सेम होता है। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स 10 आर कर दिए और ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये जो केस है स्पेशल केस है, जब रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है। ये जो एंगल आई है उसका ये एक स्पेशल नाम है, इसको हम ब्रेविस्टर एंगल कहते हैं, ब्रेविस्टर्स एंगल। और यहाँ पर क्या होता है कि ये भी जो लाइट है, जो हमारे पास यूजुअली लाइट आता है वो अनपोलराइज्ड होता है। अनपोलराइज्ड का मतलब जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो हमेशा चेंज होता है और रैंडमली चेंज होता है। तो यहाँ पर हम दोनों दिखाते हैं, एक है प्लेन में और ये जो डॉट है वो दिखाता है उसका परपेंडिकुलर में। यहाँ ये अनपोलराइज्ड लाइट का साइन है, लेकिन इधर जो आता है वो पार्शली पोलराइज्ड हो जाता है, ये थोड़ा कम पड़ जाता है, ये ज़्यादा इन प्लेन में जो है सो ज़्यादा रहता है, थोड़ा कम रहता है, ज़्यादा को वहाँ पर हम बड़ा सर्कल से दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो लाइट है वो फुली पोलराइज्ड हो जाता है और केवल आउट ऑफ प्लेन जो है उसी में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो ये जब 90 डिग्री होगा तब ये फुली पोलराइज्ड हो जाएगा और इस एंगल आई को हम ब्रेविस्टर्स एंगल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रेजिस्टेंस से है। ये रेजिस्टेंस इज शोन इन द फिगर, इट्स वैल्यू एंड टॉलरेंस आर गिवन रेस्पेक्टिवली बाय। ये रेजिस्टेंस दे दिया गया है। रेजिस्टेंस में नंबर लिखे नहीं होते, उसमें कलर कोड होते हैं। अब कलर कोड की बेसिस पर आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। तो पहले दो जो यहाँ कलर कोड है वो डिजिट बताते हैं। पहला वाला जो है सो डिजिट 1 है, दूसरा वाला डिजिट 2 है, 2 डिजिट बता दिए, और तीसरा जो सो मल्टीप्लायर है, वो मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर समथिंग बेस्ड ऑन कलर। इस कलर का कोड क्या है, उससे मल्टीप्लायर। और जो लास्ट में है वो टॉलरेंस देता है कि जो एरर है कितना है, उसमें 5% है, 10% है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट कलर है उसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, उसको मैंने पहले से लिख रखा है। यहाँ पर कलर ऐसे है, इसके लिए ऐसे याद रखते हैं। सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि हम लोग ह्यूमंस जो है होमो सेपियंस है। इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं, औरत हैं, वो सारे होमो सेपियंस हैं। और अभी तक जो भी हमारे पास एविडेंस है, ये होमो सेपियंस का स्टार्टिंग जो है अफ्रीका से हुआ था। वहाँ के लोग ब्लैक हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसका डिजिट देते हैं, कलर कोड का डिजिट 0। उसके बाद वापस इंडिया आते हैं, हम लोगों का कलर जो है सो ब्राउन है, उसके लिए 1। अब इसके बाद में अब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, इंद्रधनुष देखते हैं, उसमें कलर्स हैं, 7 का कलर है, वो 7 कलर यहाँ लिखते हैं लेकिन रिवर्स डायरेक्शंस में, जैसे भीप गयोर लिखते हैं, भीप गयोर रिवर्स डायरेक्शन में। फिर महात्मा गांधी ने जब ये सब काम हो रहा था तो महात्मा गांधी ने मूवमेंट किया चंपारण में आकर इंडिगो के अगेंस्ट, किसानों को इंडिगो लगाने के लिए ज़बरदस्ती कर रहा था। और उसके बाद में
अंग्रेजों ने इस इंडिगो को यहाँ से हटा दिया, तो इंडिगो कलर इसमें नहीं है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, जस्ट आपको याद रखने के लिए बता रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ तक आ गया 7, आदमी बड़ा हुआ, बूढ़ा हो गया, उसका बाल ग्रे होने लगा, बाद में पूरा व्हाइट हो जाता है। ये 8 9 हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और लास्ट में टॉलरेंस के लिए और मल्टीप्लायर के लिए भी ये गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। गोल्ड का 5%, सिल्वर का 10%, सोना चांदी नो कलर 5 10 20%। इस तरह से डिजिट के लेवल पर याद रखना है, मल्टीप्लायर याद रखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लायर जो है यहाँ पर जो भी नंबर है उसका 10 का पावर कर देते हैं। 9 तक हो गया, 10 का पावर 9। उसके बाद गोल्ड में पावर 9 के बाद 10 नहीं जाएंगे, वापस जाएंगे, यहाँ 0 से कम हो जाएगा -1, 10 की पावर -1 मतलब 0.1। उसके बाद 10 की पावर -2 0.2। तो इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। हम होमो सेपियंस का स्टार्टिंग अफ्रीका से हुआ, वहाँ के लोग ब्लैक होते हैं, तो कलर स्टार्टिंग में से किए। नेक्स्ट इंडिया वापस आए, हम लोग ब्राउन हैं। उसके बाद में स्पेक्ट्रम के कलर्स रिवर्स ऑर्डर में। महात्मा गांधी ने नील के किसानों के लिए, इंडिगो के किसानों के लिए लड़ाई किया, मूवमेंट किया, तो अंग्रेजों ने इंडिगो हटा दिया यहाँ से। उसके बाद आदमी बड़ा होकर ग्रे हो, बूढ़ा होने लगा, तो बाल ग्रे होने लगता है, फिर बूढ़ा में बाल व्हाइट हो गया। तो इस तरह से हम कलर कोड याद रख सकते हैं। और लास्ट में ये सोना चांदी बिना कलर का, ये जो है 5%, 10%, 20% इसका टॉलरेंस है। तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं। पहले क्या है, रेड का कितना कलर कोड क्या है, 2। और सेकंड है वायलेट का 7, 2 और 7, 2 लिखे, 7 लिखे, और मल्टीप्लाई करते हैं। ऑरेंज कितना है, ऑरेंज है 3, तो 10 का पावर 3। और ये टॉलरेंस है, टॉलरेंस को कलर क्या है, सिल्वर। सोना चांदी, सोना 5%, सिल्वर 10% और नो कलर 20%। तो ये कितना आ गया, 27 किलो, ये किलो है, ±10%, 27 किलो 10%। ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। तो ये सबसे आसान सवाल है, जस्ट कलर कोड याद रखना है। उसको भी याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दिया, तो आप इसे इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a spherical portion has been removed from a solid sphere having a charge distributed uniformly in its volume as shown in the figure। एक ये स्फीयर है और हर जगह चार्ज है, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए चार्ज हर जगह है। यदि कंडक्टिंग रहेगा तो सारा चार्ज जो है सो सरफेस पे चला आएगा। ठीक है, ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और हर जगह चार्ज है। उसके बाद में क्या किया, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस। ओ, इसके अंदर में एक कैविटी है, स्फेरिकल पोर्शन है, इसमें ये कैविटी बन गया, यहाँ से हटा दिया है, ये कैविटी है। इस कैविटी के अंदर में वो पूछ रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द एम्प्टी स्पेस इज कितना होगा। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी ये होता है ρ/3ε0 और O2C ये जस्ट डायरेक्शन है, यूनिट फैक्टर है। O2C ये यूनिट वेक्टर है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी। अभी कैसे आता है हम बहुत ब्रीफली आपको बता देंगे, लेकिन फिलहाल यही है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी 3ε0, ये तो परमिटिविटी है वैक्यूम का। और O है सेंटर, यहाँ पर जो सेंटर है इस कंप्लीट स्फीयर का, और C सेंटर है कैविटी का, सेंटर ऑफ स्फेरिकल स्फीयर, और C जो है सो कैविटी सेंटर है। इसका डायरेक्शन होता है यहाँ से इसके बीच में जो है इधर। उसने कुछ भी नहीं कहा इसके बारे में कि कहाँ पे, यहाँ किस जगह की बात हो रही है, कुछ नहीं लिखा। हर जगह इतना ही होता है। और ये देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या डिस्टेंस किसी भी चीज़ से इंडिपेंडेंट, ये जस्ट कांस्टेंट है। केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट है OC। चाहे आप यहाँ पर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ये दोनों के सेंटर के स्फीयर के सेंटर से
कैविटी के सेंटर की ओर होता है। तो आंसर क्या है? 0 एवरीवेयर? नहीं, 0 नहीं है। 0 हो जाएगा स्पेशल केस में, यदि दोनों का सेंटर एक ही हो जाए, मतलब कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हो जाए। ऐसा सर्किल जिसका दोनों सर्किल, ऐसा स्फीयर, दो स्फीयर जिसका सेंटर सेम पॉइंट पर आ जाए, तो उस केस में वो सी 0 हो गया ना, तो कैविटी, तो ये जो है सो 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर 0 हो जाएगा, स्पेशल केस में होगा 0 एवरीवेयर। नन 0 एंड यूनिफॉर्म, नन 0 एंड यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म भी है, नन 0 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। थर्ड में नॉन यूनिफॉर्म तो है नहीं, 0 ओनली एट इट्स सेंटर, यहाँ पर नहीं, ये ओनली, ये पॉसिबल है ओनली यदि ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं, नहीं इस केस में, तब 0 सेंटर पे होगा, सेंटर पे ही नहीं, हर जगह 0 होगा। यदि हमारे पास एक स्फीयर है, इसको ठीक से बनानी है, इसको बनाते हैं ठीक से, एक स्फीयर है और दूसरा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, दोनों का ओरिजिन सेंटर एक ही जगह पर है, तो हर एक पॉइंट पर इसका जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, केवल सेंटर पर ही नहीं। यदि कंप्लीट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और चार्ज हर जगह है, तभी यहाँ पर इसका सेंटर पर 0 होगा, वो भी यदि यहाँ से निकाल लिए इसे काट के, तब नहीं होगा, तो यहाँ भी नहीं होगा, इसका तो क्या यहाँ भी नहीं होगा। तो एनीवे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अब हम आगे आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे होता है, ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, वो आप थोड़ा देख लीजिए। पहले देखते हैं कि ये जो कंप्लीट स्फीयर है, इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो एक कैविटी बनाने वाले हैं, फिलहाल कैविटी नहीं है अभी टोटल की वजह से, ठीक है, ये टोटल की वजह से यहाँ पर जो इस जगह पर देखते हैं इसका सेंटर यहाँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, वो हम निकालने जा रहे हैं। एक पॉइंट P है, ये C है, O है, P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू टोटल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको टोटल कहते हैं, वो कितना है। अब ये हर जगह चार्ज है, अब आपको पता होगा कि ये यदि फुली कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स है जहाँ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस है, उसको लें, या हम एक मटेरियल स्फीयर ले लें, जस्ट ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, ये इसके ग्रेविटेशन में भी इस स्फीयर के बीच में किसी पॉइंट पर कितना होता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड, वो होता है G M, यहाँ से जो डिस्टेंस है इसका x बाय r3, इतना ही होता है। या फिर इसको आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो कि ये जो स्फीयर दिख रहा है अंदर में, उसका सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही है, और ये तो उस पर कोई यहाँ पे फील्ड बनाएगा नहीं, ये बाहर वाला, तो इतना ही से निकाल ले, ये इतना ही आएगा। उसी के हिसाब से यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये जो ये जी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मास मतलब है चार्ज, टोटल चार्ज जो है इस पर, सो टोटल जो चार्ज है वो है 4 पाई r3, 4/3 पाई r3 सिग्मा, ये टोटल चार्ज हुआ, डिवाइडेड बाय r3, और ये x, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम यदि इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, और ये हमारा ये है O2C, ये है O2P को हम कुछ कहना है y कह दिए, और P2C को हम x कह दिए। तो O2P जो है डिस्टेंस वो यहाँ पर होगा y है। अब ये सभी सिंप्लीफाई कर ले, 4 पाई यहाँ से चला गया तो कितना बच गया, सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट y। इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ ना, ठीक है। ये तो टोटल की वजह से हुआ जब कोई कैविटी नहीं। अब केवल कैविटी की वजह से कितना है, एक कैविटी, इसके वजह से कितना है
उसकी वजह से जो है एक स्फीयर की वजह से जो यहाँ पर होता है वही है। तो एक स्फीयर की वजह से कितना होगा 1/4πε0 चार्ज जो इस स्फीयर पर है, कैविटी में जितना चार्ज होता बाय इसका जो रेडियस है, यहाँ रेडियस एक्स दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन यहाँ पर नहीं लिखते हैं, तो 1/4πε0 कैविटी में ये 4/3π चार्ज कितना होगा वॉल्यूम टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम ये छोटा वाला जो कैविटी है उसका कितना है ए क्यू बाय सिग्मा नहीं रो है बाय एक्स स्क्वायर, 4π इधर से चला गया ए क्यू रो बाय ε0 एक्स स्क्वायर। यहाँ थोड़ा गलत है, ये ए क्यू नहीं होगा ना, इसका रेडियस क्या है, कैविटी का रेडियस एक्स है तो एक्स क्यूब, और इस वजह से यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा, ये हो गया रो एक्स बाय ε0 और 3 भी है, यहाँ पर रो वाई बाय 3ε0, यहाँ रो एक्स बाय 3ε0 है। अब यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ द पार्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस पॉइंट पी पर जो है, सो इसको हटा देते हैं, इस पॉइंट पी पर जो फील्ड है वो कितना है, ये है कैविटी के वजह से और ये है रेस्ट की वजह से। कैविटी हटा दें तो जो बच जाएगा उसके वजह से। इस पॉइंट पी पर जो फील्ड है दो वजहों से है, एक तो इस कैविटी की वजह से है और दूसरा बिना कैविटी का। कैविटी जब हम बोल रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ खाली कर दिए, कैविटी मतलब वो जो छोटा स्फीयर की वजह से है और ये छोटा स्फीयर हटा देने के बाद जो बच जाएगा उसके वजह से है। वो दोनों वजह से जो भी फील्ड आता है उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर पी पर हमारा टोटल फील्ड आएगा, और ये टोटल फील्ड जो है टी है जो हम यहाँ पर पहले निकाले, ईसी यहाँ पर निकाले, ईआर हमें नहीं पता, इसको यूज करके हम ईआर निकालेंगे। ईआर मतलब इस पॉइंट पर फील्ड कितना होगा विथ स्फीयर विथ कैविटी, वही मुझे निकालना है, वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि विथ कैविटी एक स्फीयर में जो है किसी पॉइंट पर कितना फील्ड होता है। तो ये आर हुआ रेस्ट की वजह से, ई पी माइनस ई सी, ये भी पी पर ही है, सभी पी पॉइंट पर ही है, टी, ये इसको वैल्यू रखते हैं, ये सिग्मा बाय 3ε0। अब यहाँ डायरेक्शन देना पड़ेगा, ये वाई का डायरेक्शन किधर है, वाई देखो इधर है, वाई का ये इधर है एक और एक इधर है, ये टेंजेंट भी है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि एक इधर है और एक इधर है, ये दोनों का जो सम है माइनस है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, ये वो है, ये पी है और इधर ये 90 डिग्री है, ये सी है, ये कैविटी का सेंटर है, ये सेंटर है पूरा स्फीयर का, और एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, इसमें से यदि इसको हम माइनस करेंगे तो हमें ए फोर्स मिलेगा। तो यहाँ पर हम यदि माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं ये वाई है और डायरेक्शन ओ पी, और यहाँ पर नहीं ओ पी नहीं था ना, हाँ ओ पी, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा अलग जगह लिखते हैं, ई पी को जो है से लिख रहे हैं सिग्मा बाय 3ε, ये तो चला गया, वाई, इसका डायरेक्शन किधर है, इस तरफ ओ पी, यूनिट वेक्टर लिखते हैं, यूनिट वेक्टर जस्ट डायरेक्शन है, और ये दूसरा वाला जो है ये था एक्स सी पी, और ये दोनों को यदि हम सिग्मा बाय 3ε0 करें तो यहाँ से वाई ओ पी ये वेक्टर, सी पी एक्स मतलब ये वेक्टर, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वेक्टर अपने आप आ जाएगा, और वो हो गया ओ सी वेक्टर। तो हमने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत बताया था, ये ओ सी एक्चुअली वेक्टर है, ओ सी
यूनिट वेक्टर नहीं है, ये इक्वल डायरेक्शन नहीं है, ये उसी वेक्टर है। और यदि हम इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं सिग्मा बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ये ओसी, ये क्या है, डिस्टेंस है उसके बीच का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये, और उसके बाद में हम ओसी का ये यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। क्या हम नहीं बताया था शुरू में, यहाँ पर ए देना पड़ेगा, उसी यूनिट वेक्टर है तो यहाँ ए भूल गए थे। ये क्या है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरह से आया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर देखा। यदि किसी और पॉइंट पर देखना होता तो हम केवल वहीं का जो केविटी लेते, केविटी नहीं, छोटा स्फीयर जो है उतना ही बड़ा लेते जिस पॉइंट पर देखना है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमने जो कंसिडर किया ये स्फीयर, वो उतना ही बड़ा स्फीयर कंसिडर किया, केविटी हमने उतना ही बड़ा कंसिडर किया जिसके सरफेस पर हमने कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यदि हमारा केविटी बड़ा भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो हमने स्फीयर, छोटा स्फीयर कंसिडर किया है उसके बाहर वाले एरिया तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देता ही नहीं है। जो देता है वो तो अंदर वाला स्फीयर ही देता है। ये बिल्कुल जो बताया था हमने अभी ग्रेविटेशन के केस में, एक स्फीयर है और किसी पॉइंट पर हम जब निकालने जाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड तो कैसे निकालते हैं, जस्ट जितना डिस्टेंस पर निकालना है उसका एरिया, उसका स्फीयर हम ले लेते हैं, उतना रेडियस का स्फीयर ले लेते हैं और ये स्फीयर इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वही हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इधर वाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो भी है यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड तो जीरो होता है। सेम केस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाला तो जीरो देगा, कंडक्टिंग होता है और सारे चार्जेस जो है सो सरफेस पे होते तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इसलिए ये वैलिड है, चाहे ये कैविटी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ये पॉइंट एक्चुअली कैविटी के अंदर में है। तो खैर ये था फार्मूला आपका, और इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा। और इस तरीके से कैविटी में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसका डायरेक्शन भी बता दिया। स्पेशल केस में ये जीरो हो जाएगा जब कैविटी और स्फीयर दोनों ही कॉन्सेंट्रिक होंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर से। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू 6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड सेपरेशन ऑफ 3 मिलीमीटर। ये सेपरेशन दिया हुआ है 3 मिलीमीटर और ये वाला एरिया जो है सो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ इक्वल थिकनेस। ये K1, K2, K3 है और ये थिकनेस तीनों का सेम है और उसका वैल्यू दिया हुआ है K1, K2, K3 का वैल्यू दे दिया है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल व्हिच गिव्स द सेम कैपेसिटेंस व्हेन fully inserted in a capacitor would be। अभी तीनों को हटाकर हमें जस्ट एक मटेरियल डाल दें, जस्ट एक मटेरियल, उसका ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो ये इसके जैसा ही काम करे, मतलब इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो भी देख रहे हैं ये इसका थिकनेस है, ये सेपरेशन है, ये दो प्लेट है इस तरह से, एक प्लेट इधर है और एक प्लेट इधर है, राइट। और दोनों प्लेट के बीच में ये 3 मटेरियल इस तरह से डाला हुआ है। तो हम बैटरी यदि लगाने जाएंगे इधर लगा देंगे बैटरी। और अब आप देखिए कि 3 जो कैपेसिटर है C1, C2, C3, तीनों का एक एंड जो है सो नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरा एंड पॉजिटिव टर्मिनल से है। इसका मतलब ये C1, C2, C3 जो है सो पैरेलल में है। और जो पैरेलल में है तो यहाँ पर जो हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। पैरेलल में कैपेसिटर में क्या होता है, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो सम हो जाता है C1 + C2 + C3। और यहाँ पर अब आपको पता होगा कि कैपेसिटेंस जो है यदि हम डायमेंशन के टर्म में लिखना चाहें
तो पहले एप्सिलॉन 0 ये उसका एरिया है, यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका एरिया है, यहाँ पर जो प्लेट है इस प्लेट का एरिया है, और ये डी उसके बीच का जो सेपरेशन है, एप्सिलॉन 0 A/D। उसी हिसाब से यहाँ पर लिखते हैं एप्सिलॉन 0, इसका एरिया कितना है, ये एरिया कितना है उसने कहा था यहाँ पर, कुछ भी है तीनों लेकिन सेम है, ये तीनों सेम है, और ये थिकनेस भी सेम है, इज इक्वल टू, यहाँ पर के तो लिखना भूल गए, यदि इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो यहाँ पर हम के भी लिखते हैं, ये के उसका इक्विवेलेंट बोल रहे हैं, C1 में एप्सिलॉन 0 A K1/D, एप्सिलॉन 0 A K2/D, और ऐसे तीसरा में। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या हो गया, के एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट जो है सो तीनों के सम के बराबर हो गया। ये E कितना होगा, यहाँ पर एरिया देखिए, यहाँ पर 3 एरिया है, यहाँ पर एरिया जो है सो एक केवल है ना, लेकिन यहाँ पर ये तीनों एरिया है, 1 एरिया 2 एरिया 3 एरिया, ये बड़ा सा इक्विवेलेंट है, ये तीनों की जगह ये हम टोटल लेंगे, ये एरिया 3 है, तब जाके ये और ये होगा, तो यहाँ पर 3 आ गया, और इस तरह से हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिला वो K1 + K2 + K3/3। अब इस सबका वैल्यू रख देते हैं, K1 जो है सो 10 12 और 14, ये कितना हो गया, तीनों को ऐड किए तो 36/3, सो 12 आ गया, सो आंसर आपका 3 हो गया। इस केस में तो ये जो एरिया है वो तीनों का सेम है, यदि एरिया सेम नहीं रहा तो ये भी एरिया 2 डायमेंशन से बना हुआ, राइट, एक तो ये थिकनेस है और एक ये प्लेट जो है इस तरह से है ना, ये तो लाइन नहीं है, प्लेट है, यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं, ये प्लेट है इस तरह से, हाँ, तो ये एरिया ये जो फिक्स्ड है सबके लिए फिक्स है, लेकिन ये जो पार्ट है वो अलग अलग है, तो इसको हम कर सकते हैं, एक ये थिकनेस हमारा ये है, ये यदि एरिया इक्वल टू ये थिकनेस, ये डी ना करके कुछ और कहें, D1 कहेंगे, क्योंकि डी हमने इसको कह दिया, यहाँ पर लिखा है डी, इसको D1 कहते हैं और इसको B कहते हैं, ये ब्रेड्थ और ये जो भी हाइट या जो भी करना है, D1B। अब हमारा सब क्वेश्चन ये है कि यदि इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें और हम बोले कि भाई ये जो विड्थ देख रहा है वो D1 डी ना होकर, सब D1 ना होकर कुछ अलग होता है, इसका D1, इसका D2, इसका D3, और इसका जो ब्रेड्थ है इधर ऐसे जो प्लेट है ना इस तरह से, ये जो है सो B हर जगह है, और यहाँ पर जो है सो K1 है, K2 है, K3 है, ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका। अब इस केस में यदि हमें निकालने के लिए बोला जाए तो बहुत सिंपल, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 + C2 + C3, इसे पूरा जनरल कर देते हैं, इसको हम समेशन के रूप में लिखते हैं कि जितना भी है एप्सिलॉन 0 KI, और एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया B टाइम्स DI, और ये तो यदि सबका सेम है इसको D कहते हैं, और ये C इक्विवेलेंट है। अब एक तो इसके बदले में यदि हम एक ले लें, जस्ट एक, तो कैसे लिखेंगे इसका कैपेसिटेंस, पहले एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर एक ही के है जिसको हम के इक्विवेलेंट कहते हैं, एरिया, ये एरिया कितना हो गया, सबको ऐड करके B से मल्टीप्लाई करना है, B टाइम्स सबको ऐड करना है DI को, ये हो गया एरिया बाय ये जो डिस्टेंस है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स D है, एप्सिलॉन 0 KI B DI बाय D, ये D तो चला गया, एप्सिलॉन 0 भी चला गया, B भी चला गया, अब के इक्विवेलेंट कितना आया वो देख लीजिए, क्या आया, सम ओवर KI
टाइम्स डी आई, और ये आ गया नीचे का सम ओवर डी आई गोइंग फ्रॉम 1 टू व्हाटएवर वैल्यू आपको पसंद हो। यदि 3 है तो 3 रखेंगे, 10 है तो 10 रखेंगे, सब उस तरह से हो जाएंगे। क्वेश्चन बना सकता है कि इसको एक अर्थमेटिक सीरीज में दे दे, ये नंबर इस तरह से हो कि एक अर्थमेटिक सीरीज में आ जाए, तब 100 तक दे सकता है। तो आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड से एन इलेक्ट्रॉन moving along the x-axis with an initial energy of 100 electron volt enters the region of magnetic field B is equal to 1.5 times 10⁻³ Tesla. S in figure here this is S, यहीं से जो है सो इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। The field extends between x equal to 0 and 2 centimeter, यहाँ पे फील्ड है, इसका आगे फील्ड नहीं है। The electron is detected at the point Q on स्क्रीन प्लेस 8 सेंटीमीटर, यहाँ से जो 8 सेंटीमीटर की स्क्रीन है यहीं पर इलेक्ट्रॉन जो क्यू पॉइंट पर निकला। यदि ये फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन सीधे जाकर पी पर मिलता। द डिस्टेंस डी बिटवीन पी एंड क्यू ऑन द स्क्रीन, ये डी है, पी एंड क्यू के बीच का डिस्टेंस, और वही बताना है कि कितना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन का मास भी दिया हुआ है। हम जानते हैं कि यदि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को यदि हम प्रोजेक्ट करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जैसे कि यहाँ पर ये इनटू द प्लेन है, ये जो स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर भीतर की ओर जा रहा है, एक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है, और इसके हम इस प्लेन में यदि हम एक चार्ज को इधर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा लॉरेंट्ज फोर्स से F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी, ये भी और बी दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसी प्लेन में होगा जिसमें ये इस तरह से ये परपेंडिकुलर है, इधर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इधर मूव कर रहा है इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और ये जो फोर्स है वो दोनों ही के परपेंडिकुलर है, भी के भी परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है। तो भी का परपेंडिकुलर ऑल द टाइम है। ऐसा कब होता है? सर्कुलर मोशन में। तो ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करने लगेगा। यदि ये फील्ड यदि इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से नहीं डालते, बीच में नहीं डालते, बल्कि हम इसको स्टार्टिंग से डालते हैं, जहाँ से फील्ड स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम डालें, तो क्या होगा? यहाँ से ये इस तरह से सीधा जाने दें, यहाँ तो सीधा जाएगा, कुछ फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ इंटर करेगा ये एक इस तरह से निकल जाएगा, ये हाफ सर्किल होगा। फुल सर्किल नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर फील्ड नहीं है, तो हाफ सर्किल होगा। और यदि ये फील्ड पूरा डिस्टेंस पे नहीं है, यहाँ तक नहीं है, मान लीजिए यहीं तक है, ये यहीं तक है फील्ड, तो क्या होगा? यहाँ से ये जिस रास्ते से जा रहा है वहीं से निकल जाएगा, क्योंकि आगे फील्ड नहीं है इस डायरेक्शन में। इस साइड में यदि फील्ड हटा दें, जैसे इधर हम फील्ड हटा दें, तो ये इसी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये मूव कर जाएगा। और यदि मैं आपको स्क्रीन कर दें तो हमें यहाँ पर पता चलेगा, फील्ड नहीं होता तो सीधा यहाँ जाता। वही सिचुएशन यहाँ है। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन हमारी तरफ जो डॉट दिखाता है, और एस से एक इलेक्ट्रॉन आया, उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो आएगा, वो इस तरफ होगा, और इस तरह से चला था बनाने के लिए यहाँ पर पूरा सर्कल, लेकिन पूरा सर्किल बना नहीं पाया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और यहाँ इस रास्ते से निकल गया। अब यदि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करें तो ये एंगल थीटा है। ये थीटा यदि हमें पता हो जाए, यदि थीटा हमें पता हो जाए तो हमें आसानी से डी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए यहाँ पर टेन थीटा कितना होता है, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं क्यू पी, और इसका कुछ नाम दे देते हैं पी आर, तो उसमें हम टेन थीटा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर जो है डी माइनस एच, यदि हम इसको एच बोले यहाँ से यहाँ तक, और इधर जो है यदि यहाँ से कैपिटल डी है और ये इसको हम एक्स बोले यहाँ से यहाँ तक, तो कैपिटल डी माइनस एक्स, और यहाँ से डी का वैल्यू हमें
इमीडिएटली मिल गया कैपिटल डी माइनस एक्स टाइम्स टेन थीटा प्लस एच, ये डी का वैल्यू है। तो हमारा काम है टेन थीटा निकालना, देखिए एच निकालना। अब यहाँ से यदि हम वही फिगर हमने बनाया यहाँ पर बड़ा करके, ये एच है, ये एच है, इसको भी एच कहें, यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा इसका, इसको हम ये आर कहें इसको, तो इसको वाई कह देते हैं। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो ये 90 डिग्री है क्योंकि ये रेडियस है जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा होगा और इसलिए ये थीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल अगेन थीटा है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। हमें टेन थीटा निकालना है तो सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा, तो आर निकाल लेते हैं। रेडियस, यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसको मूव करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत होता है और कोई ना कोई होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है, वही इसे प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से ये घूम पा रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, वो होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। आर यहाँ रेडियस है, वी उसका वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज भी टाइम्स बी, और यहाँ पर एंगल कर सकते हैं साइन, ये एक्चुअली यहाँ से लिखते हैं क्यू बी क्रॉस बी। ये लोरेंट्ज फोर्स है, ये चार्ज उसका इलेक्ट्रॉन चार्ज ई है, वेलोसिटी भी और मैग्नेटिक फील्ड बी, और यहाँ पे बी क्रॉस बी है तो ये होता है वी साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा लिखना है, थीटा एंगल लिखेंगे वी एंड बी जो कि 90 डिग्री है। यहाँ पर बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर के प्लेन के परपेंडिकुलर में है और बी का डायरेक्शन प्लेन में है तो 90 डिग्री है, तो ये हो गया ई वी बी और इधर हो गया एम वी स्क्वायर बाय आर। एक भी चला गया और इस तरह से हमें आर का वैल्यू पता हो गया, आर जो है सो एम वी बाई ई बी हो गया। एम वी को पी भी कहते हैं, मोमेंटम, ई बी, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ से दिखा देते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ऊपर नीचे हम m से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर में हो गया पी स्क्वायर बाई 2m, इसका मतलब है p इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m, वही हमने यहाँ लिखा है। और की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर की है काइनेटिक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन में जाकर देखते हैं, तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको जूल में लिखना होगा फाइनली कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे लिखते हैं जूल में, इसको सिंपली 1.6 टाइम्स 10 पावर माइनस 19 जूल जो कि चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम अपने सुविधा के लिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक ई दे देते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है और एक वी नॉट कह देते हैं कि ये वैल्यू जो है यहाँ पर वही यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो ये हो गया 2m ई वी नॉट बाई ई बी, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखें 1 बाई बी 2m वी नॉट बाई ई, ये हमारा रेडियस है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं। जब हमें रेडियस पता होगा तो एच का वैल्यू पता हो जाएगा, एच जो है सो रेडियस माइनस वाई है, क्योंकि वाई तुरंत पता हो जाएगा। आज यदि हमें पता हो गया, ये हमें पता है एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स पता है, तो वाई भी पता हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इससे पहला काम हमारा है रेडियस निकालना, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी का वैल्यू है 1.5 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 3 टेस्ला, 2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है 9.1 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 31 kg। अब वी नॉट ये 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था तो वी नॉट 100 हो गया, और ये यहाँ पर 1.6 टाइम्स 10 टू पावर माइनस 19। अब ये सारे यूनिट जो है एसआई यूनिट है, इसको हम इधर ले जाते हैं तो कितना आ गया यहाँ पर कि 100 का 2, ये 16 का 4 नीचे, और ये 19 और ये 13, ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 12, मतलब कि 10 टू पावर माइनस 6 इधर आ जाते हैं। और कितना बच गया इधर,
ये 100 बच गया राइट। तो 100 के लिए भी 10 ले लाते हैं, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म, बाकी जो बचा सो 20 टाइम्स 9.1, ये 2 दूनी 4 हो गया। ये 2 कहाँ से आया? नहीं ये 2 तो नहीं है ना, ये 2 नहीं है कहीं पर, ये 1 है। ये 4 है। तो हमारे पास है 10 की पावर 3, एक 4, 10 पावर 2 बाय 4 है 6, और इधर यहाँ से 2 बाहर आ गया, इसमें 4 है तो 2 बाहर आ गया, तो 5 गुने 9.1 आया हमारा ये वैल्यू। और यहाँ पर फाइनली हमारे पास आया 10 पावर -2 बाय 3, और इधर हो गया 45.5। अब 45.5 का जो है सो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ 30 लिख लिया, ये 4550 है, इसका निकालते हैं स्क्वायर रूट, कितना आता है 6 6 36, 950, 12, 7 से शायद वो देखते हैं, 7 से 4 4, 12 से 84, 4 88। हाँ ठीक है, ये ठीक चल रहा है। अब यहाँ पर 1300 है, 5 पर अंदाज से 5 कहते हैं, तो ठीक है ये आया 336.75। एक इधर से 67.5 है राइट, 67.5 है ये। इससे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाता है 2.25 इतना मीटर, सो 2.25 सेंटीमीटर, ये आर का वैल्यू आ गया। तो आर का वैल्यू हमें निकल आया। अब यहाँ पर 2 केसेस हैं। आर का वैल्यू यदि पहला केस ये है, जो आर यदि कंपेरेबल है एक्स के, इस केस में आर 2.25 सेंटीमीटर है और यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए एक अलग मेथड यूज करते हैं, एग्जैक्ट मेथड। अभी जो बनाए हैं डायग्राम, इसको लेके चलेंगे, ये मेथड तब के लिए है। इसके फिनिश करने के बाद में हम आपको बता देंगे कि यदि ये वैल्यू आर का बहुत ज़्यादा होता है एक्स से, तो हम कोई दूसरा मेथड यूज करते हैं, प्रोजेक्टाइल का मेथड, जो बहुत ईजी है, तुरंत हो जाएगा। लेकिन यदि आर कंपेरेबल है एक्स के तो हमें एग्जैक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम एग्जैक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। तो ठीक है, आर हमें पता हो गया, वाई कितना हो जाएगा, वाई यहाँ से निकाल लेते हैं। वाई जो है पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है, इस आर को ना लेकर आर स्क्वायर यहीं से लेते हैं, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो इसको भूल जाते हैं, यहाँ पर जो है सो वैल्यू लेते हैं, सेंटीमीटर में लेना है, सो ये 10⁻², हम भूल जाएंगे। तो आर स्क्वायर है 4550, इसका स्क्वायर बाय 900, ये 30 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर 4 है, ये चला गया, और कितना यहाँ पर आया, ये है 45.5 माइनस ये 36 बाय 3, और ऊपर का स्क्वायर रूट हमने 9 ले लिया, इसको जीरो के बदले यहाँ डेसिमल दे दिया, ये 9 का जो है स्क्वायर रूट 3 आ गया, और इसको सिंप्लीफाई किए, 9 चौक 36 यहाँ पर, और ऊपर में ये है, तो हमारे पास आ गया 9.5 बाय 3, 9.5 का स्क्वायर रूट निकालना होगा, तो y का वैल्यू निकल जाएगा 9.5, मतलब 950 हम निकालते हैं। यहाँ 50 आया, 6 नहीं लगा तो पेनल्टी, और उसके बाद में डेसिमल देके 2 जीरो ले आए, 600 है 8 बार में,
और ये आ गया 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 600, ये 8 था तो 616 हुआ है। 00 13,000 है, 6,000 2 बार में जाएगा तो वैल्यू कुछ यहाँ पर आया 950 का, राइट, ये 950 का है। वैल्यू आया था 3 पॉइंट सब मिला के फाइनली 3.02, इस जीरो भी कंसीडर कर लिए बाय 3, 1.06 इतना 1.027 सेंटीमीटर, ये y का वैल्यू है। फाइन, तो r का वैल्यू हमें पता हो गया, y का वैल्यू हमें पता हो गया, तो h का वैल्यू हमें पता हो जाएगा। तो h जो है सो r माइनस वाई है, r है 2.25 सेंटीमीटर और ये है 1.027 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, फिर जीरो लेके 50 में से 27 गया तो 23, 2 में से 0 गया तो 1.223 इतना सेंटीमीटर। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से, कौन सा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 तो कहीं लिखा नहीं मैंने, शुरू में ये इसको इक्वेशन 1 कहते हैं। d इज इक्वल टू डी माइनस एक्स टाइम्स टेन थीटा प्लस ई एच था। ये टेन थीटा कितना है, इसमें जाकर देख लेते हैं। टेन थीटा जो है एक्स बाय वाई है, डी माइनस एक्स टाइम्स एक्स बाई वाई प्लस आर माइनस एच का वैल्यू तो निकाल लिए। तो डी कितना है, डी है 8, देख लीजिए यहाँ से, ये डी यहाँ से यहाँ तक 8 है, माइनस एक्स 2 है टाइम्स 2 बाय वाई जो है सो 1.027 और एच का वैल्यू है 1.223 ये 6×12 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.027 से और उसके बाद ऐड करना पड़ेगा 223 इतना। इधर कहीं डिवाइड कर लेते हैं, 27 3 0 है, 1230 वो 173, एक पद में और गया 1027, ये वो 3 703, 642, 4 6 12 416, 6 6 ये 8 से ले लेते हैं तो ये समथिंग 11.68 हुआ और ये 1.223, सो जस्ट 1.22। वैल्यू कितना आ गया इसका, 68 70 10 80 12 80 के करीबन इतना सेंटीमीटर, ये डी का वैल्यू है। कौन सा ऑप्शन सही है, सबसे क्लोज में ये है, यही ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इसको बना ली। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा होता है और उसकी वजह से जो भी चार्ज पार्टिकल है, इस केस में इलेक्ट्रॉन, एक सर्कुलर पाथ में घूमने लगते हैं लेकिन वो सर्किल कंप्लीट नहीं कर पाता है, आधा सर्किल कंप्लीट करता है और उसके बाद में टेंजेंशियली वो निकल जाता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस एंगल को पता करना है। तो ज्योमेट्री यहाँ पर बना लिए, ये पूरा बड़ा फिगर में आर को पता करना है। आर में पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड किया जाता है मैग्नेटिक फोर्स से, उससे आर का फॉर्मूला आ गया, वहाँ से आर निकाल लिए और उसके बाद में टेन थीटा निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, वाई निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, तो टेन थीटा निकाल लेंगे। और फिर ये दोनों एंगल सेम है ज्योमेट्री से, और तब हम एच के यहाँ का वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो कि हमने डी माइनस एच बोला था वो निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, तो इस तरह से इसका फाइनली वैल्यू निकाल ली। लेकिन यदि केस होता कि
ठीक है, हमारा आर जो है बहुत ज़्यादा आ जाता है। आर एक्स के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा आ जाता है। मान लीजिए आर आता है हमारा 200 सेंटीमीटर और एक्स यहाँ पर है 2 सेंटीमीटर। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में होगा ये कि इसको देखिए यहाँ पर, ये मैंने जानबूझ के बहुत बड़ा बनाया है और यहाँ से पार्टिकल जो है सो मूव कर रहा है ऐसे, और फील्ड जो है कुछ दूर तक है। यहाँ से जैसे ही जाएगा, मान लेते हैं फील्ड यहाँ तक है, फील्ड बहुत कम है, ऐसे है, इतना ही नहीं है। तो क्या होता है कि ये इतना ही दूर तक वो जो सब सर्कुलर पाथ में चलता, और यहाँ तक ये जो हमारा रेडियस है, तो हर जगह ऐसा लग रहा है कि ये फील्ड जो है, मैग्नेटिक फोर्स जो है सो हमेशा परपेंडिकुलर ही है। ये तो परपेंडिकुलर, एक्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं, 90 डिग्री ना हो, 89 डिग्री होगा, 88 डिग्री होगा, 87 डिग्री भी होगा, तो सबको हम 90 डिग्री मान सकते हैं। और तब ऐसा लगता है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और हर टाइम उसके पास एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि हम इधर हम कोई पत्थर फेंकते हैं और ग्रेविटी हर जगह लगता रहता है जी, वैसे ही यहाँ पर है, इसको फेंका गया है इस डायरेक्शन में, भी से जा रहा है, और हर समय इस केस में हमेशा नहीं, अभी भी नहीं, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। तब इसको हम अपसाइड डाउन, जो डाउन साइड अप जो ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल मोशन को, इसको यूज करके बनाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन को बनाएंगे, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं, हमें पता क्या करना है कि ये कहाँ तक गया, राइट। ये इस तरह से जो यहाँ तक आके निकल के ऐसे गया है, तो ये एंगल हमें पता करना है। तो ये एंगल में बहुत इजीली पता कर लेंगे। इधर का वेलोसिटी तो सेम है हमेशा, इधर का वेलोसिटी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से निकालेंगे कि जस्ट क्या इसका वेलोसिटी होगा यहाँ पर। तो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं, भी एक्स वो तो भी है। वाई डायरेक्शन में देखते हैं, भी वाई, ये कितना होगा, इनिशियली कितना है वैल्यू वाई डायरेक्शन में, ये तो एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, वाई में तो कोई वैल्यू नहीं है। प्लस जो एक्सलेशन लग रहा है, इधर एक्सलेशन कितना लग रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको मास से डिवाइड कर देंगे, और टाइम जो लगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना है, मैग्नेटिक फोर्स होता है ई भी बी, तो उसको ये एफ एम मैंने कहा था, स्मॉल एफ एम, तो यहाँ पर हम उसको मास से डिवाइड करेंगे, ई भी बी बाय एम, और टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ये कितना है, एक्स है, और स्पीड क्या है, भी एक्स इक्वल टू भी है, तो टाइम कितना लगा, टाइम लगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, भी एक्स बाय भी, एक्स बाय भी, ये भी चला गया और हमारे पास बचा ई बी एक्स बाय एम। तो टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा यहाँ पर जो है वो होगा भी वाई बाय भी एक्स, इधर भी एक्स है जो कि भी है, इधर भी वाई है, और ये दोनों का जो रिजल्टेंट है वही इसका एक्चुअल मोशन है, वो डायरेक्शन है, अब वो उधर ही निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू भी वाई बाय भी एक्स। तो टेन थीटा इक्वल टू भी वाई बाय भी एक्स कितना आ गया, ये आ गया ई बी एक्स बाय एम, और यहाँ पर भी एक्स जो है भी है, और यही टेन थीटा जो है सो इधर से हम कह सकते हैं ये वैल्यू हमारा डी माइनस, अब एच यहाँ पर ऑलमोस्ट जीरो है, या नहीं तो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, डी माइनस एच बाई 8 कैपिटल डी माइनस एक्स है, जो पिछला केस में किए थे ऐसे एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू डी माइनस एच बाई डी माइनस एक्स, डी माइनस एच बाय कैपिटल डी माइनस एक्स, तो यहाँ से डी हमें निकल जाएगा, कैपिटल डी हमें पता है, एक्स हमें पता है, अभी टेन थीटा हमें पता हो गया यहाँ से, ई बी एक्स बाई एम भी प्लस एच, एच का वैल्यू हमें पता करना पड़ेगा। अब एच का वैल्यू जो है सर बहुत जीरो कम है, तो लेकिन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फार्मूला से,
तो एच कितना हो गया, तो वाई डायरेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं। वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सब कुछ 0 हो गया। हाफ फोर्स यहाँ पे एक्सलेशन कितना है वो हमने यहाँ निकाला था, एक्सलेशन ये वाला एक्सलेशन है EVM EVB बाय एम, EVB बाय एम, और टाइम कितना लगा, यहाँ भी टाइम निकाले थे, एक्स पर भी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए भी तो चला गया, भूल जाते हैं, बी एक्स स्क्वायर बाय 2m स्क्वायर, ये है एच का वैल्यू। और ये वैल्यू जो है एक्स जो बहुत छोटा है, यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू जो है सो यहाँ पर आया था, कहाँ फॉर्मूला आपका, इधर आर जो है एम भी बाय ई बी है, एम भी बाय ई बी है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा लगता है, कुछ है, एक भी चला गया, एम स्क्वायर नहीं एम भी है, तो एम भी बाई ई बी यही आर था, एम भी बाई ई बी, उसी में सब्स्टिट्यूट कर दें एम भी बाई ई बी, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2r, ठीक, डायमेंशन सही है, एक एक्स का डायमेंशन से एक आर का डायमेंशन कट गया तो एक्स का डायमेंशन बचा। तो ये देखिए बहुत कम है, एक्स स्क्वायर आर, ऑलरेडी एक्स बाई आर जो है सो ऑलमोस्ट 0 है, आर बहुत ज़्यादा है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ से सीधे हम ये जो वैल्यू निकाल रहे हैं एच को 0 कह सकते हैं, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा फाइनली, उतना करने की जरूरत भी नहीं। तो इस केस में काफ़ी आसान है इसको, लेकिन यदि आर का वैल्यू एक्स के कंपैरिजन में है तब हमें इसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और ऐसे इसको निकालते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से है, क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं। द फिगर शोज ए स्क्वायर लूप, ये रहा हमारा स्क्वायर लूप है ए, जिसको एल से डिनोट किया गया है, अब साइड 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर साइड दी है, विच इज कनेक्टेड टू ए नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस, ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस है जो लग रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है। द होल सेटअप इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, इस तरफ मूव कर रहा है, यहाँ दिखाया है, विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट सम इंस्टेंट ये पार्ट ऑफ एल, एल मीन्स एल जो लूप है, इज इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप। यहाँ पर देखिए ये जो डॉट से दिखाया मतलब परपेंडिकुलर है प्लेन के ऑफ द लूप, और वो हमारी तरफ इशारा कर रहा है, हमारी तरफ मूव कर रहा है, उसका डायरेक्शन हमारी तरफ है, और इसका वैल्यू जो है सो दिया हुआ 1 टेस्ला। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एल इज 1.7 ओम, इसका जो रेजिस्टेंस है कंप्लीट इस एल का लूप का, इसका रेजिस्टेंस है 1.7 लूप का। द करंट इन द लूप एट द इंस्टेंट विल बी क्लोज टू हाउ मच, जब यहाँ पर इस तरह से है तो उस वक्त उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा होगा ये बताना है, लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है दो चीज़ों का, पहला है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो यहाँ पर यूज होगा, और दूसरा है रेजिस्टेंस, यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी कितना रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ये दोनों को कंबाइन किया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमें पता है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, हम इस तरह से बना रहे हैं क्योंकि ये इजी बनाना मेरे लिए, यदि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर प्लेन में एक कोई रड है, ये कंडक्टर है, ये यदि मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, v जो है सो परपेंडिकुलर है l के, और ये दोनों ही v जो है सो परपेंडिकुलर है b के, l भी परपेंडिकुलर है b के, क्योंकि v और l दोनों एक ही प्लेन में है। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है तो अब ये जो है सो जनरेट करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और उसका वैल्यू होता है वी बी एल, भी उसका वेलोसिटी है वी बी एल, एल इसका लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है,
और डायरेक्शन उसका यदि चार्ज का देखना हो तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्यू भी क्रॉस बी, ये लॉरेंज फोर्स है। भी की तरफ अपना फिंगर को रखेंगे जो राइट साइड में है, और बी की तरफ हम कर्ल करेंगे। तो इस केस में ये हमें दिखा रहा है लेफ्ट साइड में, मतलब ये हमारा जो है सो इधर ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, इधर प्लस चार्ज हुआ और इधर माइनस चार्ज हुआ। तो जो बैटरी बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये इक्विवेलेंट टू ए बैटरी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंड्यूस्ड हुआ है, और इसका वैल्यू है ए VPL। ये आपको याद रखना चाहिए। आप इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाल सकते हैं और नहीं तो लॉरेंज फोर्स से निकाल सकते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इक्विवेलेंट है एक बैटरी के, और ये इसमें ये बैटरी की तरह तब तक काम करेगा जब तक पूरा का पूरा इस फील्ड से बाहर नहीं चला जाता। एक बार पूरा का पूरा फील्ड से बाहर चला जाएगा, बैटरी खत्म, अब इसमें कोई फील्ड इंड्यूस नहीं हो रहा है। ऐसे ही तो सारे डायनेमो काम करते हैं, एक फील्ड में वो घूमते रहते हैं, मतलब ये एक्जैक्टली नहीं है, यहाँ ये मूव कर रहे हैं, इसको हम मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये जो है इसको हम मोशनल कहते हैं, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक बार बाहर आ जाएगा तो उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस नहीं होगा। डायनेमो जो सो हमेशा उसी की फील्ड में रहता है, वो घूमता है, और ये घूम नहीं रहा है, ये मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है तो इसमें एक बार उसके बाहर चला जाएगा, जबकि डायनेमो में बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ पर एक हमारा बैटरी हो गया, और इस बैटरी का एक रेजिस्टेंस, इस लूप का रेजिस्टेंस है, तो इसको हम दिखा देते हैं, यहीं पर दिखा देते हैं। और इसके बाद में आ गए हम इधर। अब यहाँ पर जो है वो क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब बैलेंस के है कि नहीं है सो देखना पड़ेगा। सबका वैल्यू इसका 1.7 ओम है, ये वैल्यू कितना निकला इसका निकाल देते हैं इसे, इक्वल टू BVL, और B कितना है 1 टेस्ला, V कितना है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सब कुछ हम जो है सो SI यूनिट में लिखेंगे। 1V हो गया, L कितना है, ये वैल्यू जो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 टाइम्स 10⁻², सब मिला के हुआ 5 टाइम्स 10⁻⁴ वोल्ट ये बैटरी। और ये जो है 1212, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 3 ओम, ये 2 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 2 ओम, 1:1, ये 2 ओम है, 1:2, 1:2, ये दोनों आर्म का जो रेशियो है वही ये दोनों आर्म का रेशियो है। तो ये बैलेंस है, ये 3 ओम बेकार है। तो इसको फिर से बनाते हैं यहाँ पर एक बार, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर केवल बना देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ये है 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। ये आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, इधर है 1.7 ओम। सबसे पहले ये दोनों पैरेलल में है, 2 to 4 ओम पैरेलल है, ये 2 ओम से, ये दोनों सीरीज में है तो 2 ओम हो गया, ये दोनों सीरीज में है तो 4 ओम हो गया, ये दोनों पैरेलल में है, 4 ओम पैरेलल 2 ओम, और ये जो है सो पैरेलल सीरीज में है इसके साथ 1.7। ये पैरेलल है तो हम लिखेंगे 4 टाइम्स 2 बाय 4 प्लस 2, 1.7। ये कितना हो गया 8, ये हो गया 6, इधर हो गया 1.7, ये हो गया 4/3, 1.7, सो 1.33 प्लस 1.7, तो 1 2 3.03, सही है, सही है 3.03 ओम। और यहाँ से करंट निकालना है, ये कितना निकाले थे एप्सिलॉन का वैल्यू 5 टाइम्स 10⁻⁴ वोल्ट, 3.03।
5 टाइम्स 10⁻⁻4 वॉट बाय 3.03। ये कुछ 1 पॉइंट, इसको 3 मान लेते हैं तो ये हो गया 1.67 समथिंग, थोड़ा कम होगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है, टाइम्स 10⁻⁻4। माइक्रो में दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड भी कर देंगे। ये मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ले जाते हैं तो ये हो गया 167, और इसको डिवीजन इसके साथ हो गया 10⁻6, तो 167 माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो है। तो करंट हमें आ गया 167 माइक्रो एम्पियर। देखते हैं कौन है ये, नज़दीक में 160 के नज़दीक में तो ये है 170। ये थोड़ा सा का डिफरेंस है क्योंकि हमने यहाँ एग्जैक्ट नहीं लिया, वही सबसे क्लोज में है, इसको और भी कम आना चाहिए था सर, इससे थोड़ा और भी कम आता है यदि एग्जैक्ट लेते यहाँ पर तो। एनीवे तो सबसे क्लोज में यही है, तो 170 माइक्रो एम्पियर है, राउंड नंबर। तो इस तरह से इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन किया हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इधर लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इधर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पर कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर सकता है कि यहाँ पर ये इस तरह से देगा, लेकिन यहाँ पर जो है कोई कुछ दूसरा जो आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, बहुत तरह के सर्किट हो सकते हैं, वो दे देगा। और तब फिर आपको इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पता है, इस फार्मूला को लगा के VBL, और फिर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ वो ये भी कर सकता है कि ये सिंपल जो लूप है इस तरह से नहीं दे देगा, बल्कि वो ये कह सकता है कि हमारा लूप ऐसे है, अभी तो सिंपल लूप ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, इसमें कुछ भी जो भी प्रोड्यूस होना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो इसमें प्रोड्यूस होगा, इसमें नहीं होगा। अब वो कह सकता है इसको टेढ़ा कर सकता है, इस तरह से बना सकता है कि लो भाई ये हमारा लूप है, ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड जैसा अपना सर्किट दे दिया, रेजिस्टेंस का जो सर्किट है वो दे दिया। अब यहाँ पर रट को ऐसे कर दिया, वो चाहे तो इसको ऐसे कर सकता है, हाफ में बना सकता है ऐसे, ये नहीं रहेगा, और ऐसे ले जाएगा इस तरह से। तो इसमें जो प्रोड्यूस होगा वो कितना देखना होगा, मिनिमम डिस्टेंस दोनों इंड के बीच में, ये 2r जो है यहाँ पर ये डिस्टेंस देखना होगा, जस्ट दो जो फ्री इंड है यहाँ पर उसके बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो देखिए। अब यही L हमारा है, यहाँ पे L जो है सो 2r है। इसका डिटेल्स हम रेगुलर क्लास में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, लेकिन अभी तो एग्जामिनेशन के लिए ये सैम्पल पेपर है, तो यहाँ पर क्यों इतना बता देते हैं, चाहे जो भी शेप यहाँ पर आए उसके बीच का मिनिमम डिस्टेंस देखिए, और उससे आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है सो पता चल जाएगा, BVL डायरेक्शन इसका जो देखना होगा। और उसके बाद में सर्किट का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकाल कर आप करंट निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन इससे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन रेडिएशन से है, क्वेश्चन नंबर 20, रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन ए फोटोसेल। ओके, ये फोटोसेल है, इस पर आया द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैज स्पीड v, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, जब भी इसका एनर्जी, अभी तो लैम्डा है, इसका एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वर्क फंक्शन से वो सब इसका काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, वो लगभग v से निकला। इफ द वेवलेंथ ऑफ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाय 2, 12 आना, पहले का 12 आना, पहले वाला 1 रुपया तभी 12 आना, तो 12 आना हो गया, मतलब वेवलेंथ कम हो गया तो एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसका भी बढ़ जाएगा। द स्पीड ऑफ द फास्टेस्ट एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल भी, वो ज़्यादा होगा, लेकिन ज़्यादा बहुत जगह दिखा रहा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ये इक्वल टू कर दिया, और ये ज़्यादा नहीं है, ये कम है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये भी इक्वल टू किया है तो इक्वल टू किया है, लेकिन ज़्यादा तो है, अब ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए ये जो है सो बोलता 1 रुपया 33 पैसा, और उस पर इसका स्क्वायर रूट, सो कितना 1 रुपया 10 पैसा के करीबन इधर,
उससे थोड़ा कम, 1 से ज़्यादा होना है ये मुझे पता है, लेकिन ये बोला उससे कम है, उससे कम है तो एग्जैक्ट निकालेंगे तभी पता चलेगा। तो ठीक है, एग्जैक्ट निकालते हैं। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस, और यहाँ पर हमें निकालना है फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन का स्पीड सेकंड केस में। तो केस फर्स्ट है, लाइट है लैम्डा का, निकला है उसका स्पीड है v, और सेकंड केस में आपकी लाइट है 3 लैम्डा बाई 4, और इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका स्पीड है बोलते हैं v प्राइम है। तो फर्स्ट केस hc बाई लैम्डा, एनर्जी इंसिडेंट हुआ, कुछ वर्क फंक्शन है, और जो बचा सो इसका काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, जिसको हम हाफ एम वी स्क्वायर कह रहे हैं। एम इलेक्ट्रॉन का मास है और v उसका स्पीड दिया हुआ है। इक्वेशन 1। केस 2, इस केस में अब लैम्डा को कम किया गया है, मतलब एनर्जी बढ़ गया है। ये लैम्डा हुआ 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है। आपकी जो इलेक्ट्रिक का वेलोसिटी आया है मास तो वही रहेगा, वो v प्राइम बोलते हैं। v प्राइम और v में जो है रिलेशन लाना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लेते हैं, और यहाँ से हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर निकालते हैं, यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर निकालते हैं, और फिर दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ऐसे, हाफ एम वी प्राइम स्क्वायर बाय हाफ एम वी स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये जस्ट उधर चला गया, 4 hc बाई 3 लैम्डा माइनस 5, और ये हो गया कितना, hc लैम्डा बाई 5। इधर से हाफ एम चला गया, और अब हमें रिलेशन मिल गया है v प्राइम का v के टर्म में। ये कितना हो गया, 4 hc बाई 3 लैम्डा माइनस 5 hc बाई लैम्डा माइनस 5। अब ये इससे ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये चेक करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ 4/3 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम 4/3 यहाँ लिख लें, और 1 से ज़्यादा हो गया, और जो ज़्यादा है उसको 5/3 ऐसे लिखते हैं। 4/3 5 माइनस 5/3 प्लस 5/3, ये दोनों मिलाकर कितना होगा, -5 होगा। अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। तो इसका फायदा ये है कि 4/3 हम कॉमन कर लिए, और इसमें बच गया hc बाई लैम्डा माइनस 5, वही डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पर है 5/3 hc बाई लैम्डा माइनस 5। पहला टर्म जो है सो 4/3 हुआ, तो दूसरा टर्म है 5/3 टाइम्स hc बाई लैम्डा माइनस 5। एक पॉजिटिव क्वांटिटी है टोटल, क्योंकि hc बाई लैम्डा जो है सो 5 से ज़्यादा है। लैम्डा जब यहाँ से देख सकते हैं hc बाई लैम्डा माइनस 5 एक सम पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, और 5 तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी ही है। तो ये राइट साइड में जो वैल्यू है वो 4/3 से ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 4/3 से ज़्यादा ही हुआ। तो v प्राइम बाई v ये कितना हो गया, ये ज़्यादा हो गया 4/3 का पावर हाफ या स्क्वायर रूट जो भी लिखना हो, और इस तरह से v प्राइम जो है वो ज़्यादा हो गया v 4/3 हाफ से। ये किस में है, किससे, ऑप्शन में आंसर है ज़्यादा है 4/3 हाफ से, ये ज़्यादा है, ये ऑप्शन सही हुआ। ये नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल केवल स्पेशल केस में है, लेकिन हमेशा ये ज़्यादा ही। तो ये था हमारा आंसर इस क्वेश्चन का।